हेलो साथियों। तो स्वागत है आज के नए लेक्चर में। आज का नए लेक्चर सार संग्रह चैनल पर आप सबों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा बायोलॉजी का सिलेबस कक्षा 10वीं की, और उसी के साथ साथ मैं आपको पहला पार्ट लेकर के चलूंगा, जिसमें आप सीखेंगे प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण, और आप सीखेंगे भोजन के बारे में और विटामिन के बारे में। तो साथियों, लेट्स स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कह दूं, यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगे, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का नए नए वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए साथियों, आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। ठीक है, हम सीखने वाले हैं क्या? बायोलॉजी। आपको इतना बात पता होगा बायोलॉजी क्या है। साथियों, हम इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं जीवों के बारे में। किसके बारे में? जीवों के बारे में पढ़ने वाले हैं। जीव कौन सब होते हैं? एक तो प्लांट होते हैं, जिसको हम पौधा बोलते हैं, और दूसरा होता है एनिमल। क्या होता है? एनिमल। इन दोनों के बारे में पढ़ना है हमें। ठीक है साथियों, सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं, बायोलॉजी कहते किसे हैं? जीव विज्ञान। तो वैसा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। बस सीधी सी परिभाषा है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। साथियों, आपको पता है जीवों में बहुत विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती है। विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती है, जैसे जनन होती है, पोषण होती है, श्वसन होती है, उत्सर्जन होती है, परिवहन होती है। विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती है, अनुवांशिकता होती है। तो साथियों, ऐसी क्रियाएं जो हमारे लिए अनिवार्य होता है वो जैव प्रक्रम होता है। लेकिन इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, सिलेबस थोड़ा सा लिख लेते हैं, क्योंकि आपका पहला जो चैप्टर होने वाला है वो जैव प्रक्रम होने वाला है। यदि हम पाठ्यक्रम की बात करें, पाठ्यक्रम, तो पाठ्यक्रम आपका है, आप पढ़ने वाले हैं पहला में जैव प्रक्रम, जिसको हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं, जैव प्रक्रम। ठीक है, इसी के अंतर्गत आप पढ़ेंगे पोषण पहला इकाई में, उसके बाद पढ़ेंगे श्वसन, उसके बाद पढ़ेंगे उत्सर्जन, उसके बाद पढ़ेंगे परिवहन। यानी जैव प्रक्रम के अंतर्गत हमें मुख्य रूप से 4 टॉपिक को पढ़ना है: पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और परिवहन। ठीक है, इसी के साथ हम अगले चैप्टर पर चले जाएंगे, जिसका नाम होगा नियंत्रण। नियंत्रण और समन्वय। नियंत्रण का अर्थ होता है कंट्रोल, और समन्वय का अर्थ होता है तालमेल करना। ठीक है, तीसरा इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे क्या? जीवों में जनन, यानी जीव जनन कैसे करते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, इसी के साथ चौथा पढ़ेंगे अनुवांशिकता। अनुवांशिकता और जैव विकास। जैव विकास, अनुवांशिकता और जैव विकास। इसी के साथ हम 5वां पढ़ लेंगे पर्यावरण। पर्यावरण, और इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाएगा समाप्त। ठीक है साथियों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जैव प्रक्रम के बारे में। चलिए मैं आपको अगले स्लाइड में लेकर के चलता हूं। आप हेडलाइन करेंगे जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम पहले है क्या, इसके बारे में सीख लेते हैं। तो साथियों, आपको पता है हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती है। इन सभी क्रियाओं में से वो क्रियाएं जिनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, अर्थात ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर का जो टूट फूट का मरम्मत होता है, कहने का अर्थ कहीं पर यदि कट जाए, घाव भरता है, किस प्रकार से कंट्रोल कर पाते हैं अपने आप को, ये सब चीज़ यदि हम सीख ले तो उसी को हम कहते हैं जैव प्रक्रम। तो हम इस तरह से इसका परिभाषा दें, जीवों में होने वाली, क्या लिखें, जीवों में होने वाली वे सभी क्रियाएं जिनसे सम्मिलित रूप से कहने का मतलब सभी होना चाहिए, सम्मिलित रूप से जीवों का अनुरक्षण यानी रक्षा
होता है, अनुरक्षण होता है, ये क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल यदि बोले क्या लिखेंगे? श्वसन, ये जैव प्रक्रम है। पोषण, ये भी जैव प्रक्रम है। इसी तरह से आपको कोई ऑप्शन में दे देगा। उत्सर्जन, ये भी जैव प्रक्रम है। ठीक है, यदि इसी तरह से बोले परिवहन, ये भी जैव प्रक्रम है। साथियों यहाँ पर समझने वाला बात है, नोट हम लिख दें। जैसे आप बोलते हैं जनन, आप बोलते हैं अनुवांशिकता, अनुवांशिकता, इसी प्रकार से आप बोलते हैं नियंत्रण, नियंत्रण। ठीक है, ये सब चीज़ें जो हम देख रहे हैं, इसी प्रकार से हम यदि बोल दें जैव विकास, जैव विकास, ये सब चीज़ें जो हम देख रहे हैं ये सब जैव प्रक्रम नहीं है, ये सब जैव प्रक्रम नहीं है, जैव प्रक्रम नहीं है ये सब क्रियाएं। तो क्यों, देख लीजिए। पहले बात तो ये जनन। आप एक बात बताओ यार, यदि जनन कोई जीव नहीं करता है, क्या वो मर जाता है? नहीं। इसके होने न होने से हमारे शरीर पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, अतः हम कह सकते हैं जैव प्रक्रम नहीं है, जीवों की ये प्रक्रम नहीं है। ये तो केवल हम अपने वंश को कायम रखने के लिए, यानी कि उत्तरजीविता कायम रखने के लिए इम्पोर्टेंट करते हैं। ठीक है, हमारे जीवित रहने के लिए फिलहाल इम्पोर्टेंट रहे जब तक हम जिंदा है। दूसरा बात, यदि हम बात करें अनुवांशिकता। अच्छा एक बात बताओ, क्या आप अपने माता पिता के समान नहीं होंगे? क्या इसके बिना आप मर जाएंगे? नहीं, ये सब चीज़ें जैव प्रक्रम नहीं होता है, क्योंकि अनुवांशिकता के बिना भी हम जीवित रह सकते हैं। कहने का अर्थ ये है, अगर हमारा गुण अपने माता पिता या दादा नाना से नहीं मिले तब भी हम जीवित रह सकते हैं। यदि नियंत्रण की बात करें, अरे यार कई तो कोमा में रहे व्यक्ति भी जिंदा रहता है। यदि हम किसी बात को कंट्रोल ना कर पाए, जैसे मेंटल व्यक्ति किसी चीज़ का कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो भी तो जिंदा रहता है। तो नियंत्रण भी जैव प्रक्रम के अंतर्गत नहीं आता है। यदि बात करें साथियों जैव प्रक्रम की, जैव प्रक्रम के अंतर्गत जैव विकास भी नहीं आता। जैव विकास का अर्थ ये हुआ, यदि हम प्राचीन समय की बात करें, जो हमारे आदि मानव थे, जंगली थे, उनके समान यदि रहते तो क्या हम मर जाते? अभी भी जिंदा रहते। लेकिन हम जैव विकास किए, हालांकि ये हमारे जिंदा रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए अनिवार्य नहीं है। ठीक है, ये जिंदगी के लिए अनिवार्य नहीं है जैव विकास। ये सब चीज़ें यहाँ पर मैंने लिखा कि ये सब जो नोट में लिखे हैं ये सब जैव प्रक्रम नहीं है। आपको यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ देगा, इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन कर देगा कि निम्न में से कौन जैव प्रक्रम है, और एक ऑप्शन दे देगा जैव प्रक्रम का, इसमें से कोई, और 3 ऑप्शन दे देगा जो जैव प्रक्रम नहीं है। ठीक है साथियों, आपने जैव प्रक्रम सीखा। अब इसके बाद मैं आपको एक बात और बताने वाला हूं। साथियों आपको पता है सजीव और निर्जीव, सजीव और निर्जीव, सजीव और निर्जीव बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है? आपको क्वेश्चन कर देगा, आप किस आधार पर कहेंगे कि कोई जीव सजीव है, कोई जीव सजीव है, यानी सजीव का मापदंड, सजीव का मापदंड। आप किस आधार पर कहेंगे कि कोई जीव सजीव है? इसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले चेक करेंगे उसमें पोषण होता है कि नहीं, यानी भोजन करके ऊर्जा निर्माण करता है कि नहीं। दूसरा हम चेक करेंगे श्वसन करता है कि नहीं। तीसरा चेक करेंगे उत्सर्जन करता है कि नहीं। चौथा चेक करेंगे जनन करता है कि नहीं। पांचवा चेक करेंगे वृद्धि करता है कि नहीं। ठीक है, छठा चेक करेंगे परिवहन होता है उसके अंदर में या नहीं। ठीक है, इसी प्रकार से हम यदि बोले ये सब मापदंड यदि मेरे को मिल जाए किसी जीव में, हम कहेंगे वह क्या होगा? सजीव होगा, अन्यथा वह क्या होगा? निर्जीव होगा। ठीक है, श्वसन मतलब सांस लेना होता है, उत्सर्जन मतलब गंदा बाहर करना होता है, अपने हमारे शरीर के अंदर जितने भी गंदगी उसको बाहर करना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। जनन होता है अपने ही जैसे संतान को उत्पत्ति करना, जनन होता है। वृद्धि क्या चीज होता है? देखो बचपन से अभी तक कितना बड़े हो चुके हम लोग, और ये वृद्धि होता है, पेड़ पौधा भी बड़े होते हैं। ठीक है, और परिवहन की बात करें, हमारे अंदर रक्त दौड़ता है, ये परिवहन होता है। यदि सातवां बात करें तो गति भी होती है। तो गति पेड़ पौधा में आंतरिक गति होती है, हम लोगों में बाह्य गति होती है। यदि एक पौधा होता है वॉल्वक्स, VOLVOX वॉल्वक्स, ये इसमें बाह्य गति होती है, पौधा गति करने वाला भी होता है। ठीक है साथियों, चलिए अगले स्लाइड पर मैं लेकर के चलता हूँ और आपको बताऊँगा सबसे पहले हमारे अंदर जो पोषण होता है, पोषण के बारे में। ठीक है, चलिए मैं आपको लिखूं यहाँ पर पोषण, ये आपका पहला इकाई हो जाएगा। ठीक है, पोषण यानी न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। साथियों मैं यदि पोषण की बात करूं, पोषण क्या है?
तो हम क्या कहेंगे, बाहरी पदार्थों को ग्रहण कर उनसे ऊर्जा निर्माण करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, पोषण। तो हम कहेंगे बाहरी पोषक पदार्थों को जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, ऐसा नहीं कुछ भी, बाहरी पोषक पदार्थों को ग्रहण कर उनसे ऊर्जा निर्माण करने की प्रक्रिया पोषण कहलाता है। तो बाहरी पोषक पदार्थों को ग्रहण कर उनसे ऊर्जा निर्माण करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ठीक है साथियों। और हम यदि यहाँ पर लिखें, जिस पदार्थ को सजीव ग्रहण करते हैं, यानी ग्रहण कर ऊर्जा निर्माण करते हैं, उसे पोषक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। यानी जिनसे हम ऊर्जा निर्माण करते हैं उसको क्या बोलते हैं, पोषक तत्व बोलते हैं। हम अभी पोषण का वर्गीकरण करने से पहले पोषक तत्वों के बारे में जान लेते हैं। पोषण का वर्गीकरण अगले लेक्चर में या इसी लेक्चर में, यदि ज़्यादा लंबा नहीं होगा तो कर लेंगे। सबसे पहले हम भोजन के बारे में जान लेते हैं। ठीक है साथियों। यदि हम बात करें पोषक तत्व क्या चीज़ है, अभी मैंने लिखा, जिससे हम लोग ऊर्जा निर्माण करते हैं, वो क्या होता है, पोषक तत्व होता है। इसी पोषक तत्व को हम भोजन भी कह देते हैं। और भोजन को हम बांटते हैं 3 पार्ट में। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। पहला भोजन होता है जिसको हम बोलते हैं ऊर्जादायक। क्या बोलते हैं, ऊर्जादायक। कहने का अर्थ एनर्जी मॉडिफाइड, ऊर्जा देने वाले भोजन। ऊर्जा देने वाले भोजन कौन सा होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट जिसमें होता है और जिसमें वसा होता है। कार्बोहाइड्रेट और क्या होता है, वसा जिसमें होता है। यदि हम बात करें कार्बोहाइड्रेट किस में होता है, तो कार्बोहाइड्रेट बात करें सबसे ज़्यादा क्या होता है, आलू में होता है, चावल में होता है और गेहूं में होता है, मक्का में होता है। ठीक है। इसी प्रकार से अखरोट बोल सकते हैं, जिसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है। इससे भी ऊर्जा निर्माण मिलता है। और उसके बाद वसा किस में होता है, घी में होता है, मांस हो गया, तेल हो गया और पनीर में भी रहता है। इस प्रकार से यदि हम खाएं तो इसमें क्या मिलता है, वसा। तो पनीर हालांकि प्रोटीन का भी स्रोत है, ठीक है, इसमें वसा भी रहता है। घी, मांस, तेल हो गया। ठीक है। अब यदि साथियों बात करें ऊर्जा सबसे ज़्यादा किससे मिलता है, यदि सबसे ज़्यादा ऊर्जा की बात करें, वसा से अधिक ऊर्जा मिलता है। वसा से अधिक ऊर्जा मिलता है। ठीक है। यानी कहने का मतलब 1 ग्राम वसा से लगभग 9 कैलोरी ऊर्जा मिलता है और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4 कैलोरी ही ऊर्जा मिल पाता है। 2 गुना से भी ज़्यादा ऊर्जा मिलता है। किससे, वसा से। वसा इम्पोर्टेंट है, लेकिन वसा हमारे लिए हानिकारक भी होता है, जिस कारण से वसा का सेवन लोग ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। वसा का सेवन ज़्यादा नहीं करते हैं और सबको हालांकि मिलता भी नहीं है, जिस कारण से हम ये कह सकते हैं ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन है, कार्बोहाइड्रेट है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कार्बोहाइड्रेट है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि ये सबों को मिल सकता है। तो पहला भोजन हमने देखा ऊर्जादायक होता है, एनर्जी मॉडिफाइड, जो प्रतिदिन हमें चाहिए ही चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, शरीर को स्वस्थ रहने के लिए। ठीक है। हालांकि लगभग सभी व्यक्तियों को मिल जाता है ये, चावल, आलू, गेहूं, मक्का, ये सब मिल जाता है। ठीक है। इसके बाद मैं चलता हूँ अगला शरीर निर्माता भोजन पर, जो हमारे शरीर का निर्माण करता है। ठीक है साथियों। दूसरा भोजन की बात करें, इसे हम कहते हैं शरीर निर्माता। ये क्या है, शरीर का निर्माण करते हैं, यानी बॉडी बिल्डर भी इसको बोलते हैं। इसको हम कहते हैं प्रोटीन शरीर निर्माता होता है। यदि प्रोटीन की कमी हो जाए तो हमारा शरीर का निर्माण नहीं हो पाता है, शरीर विकास नहीं कर पाता है।
ठीक है। यदि यहाँ पर मैं देख लूँ प्रोटीन किस में मिलता है, तो हम कहेंगे सबसे ज़्यादा तो मिलता है सोयाबीन में। हालांकि सोयाबीन एक प्रकार का दाल ही, सोयाबीन का बीज दाल ही होता है, तो हम ये कह सकते हैं दाल में, यानी दलहन चीज़ों में। इसके बाद हम दूध की बात कर लेते हैं, हम पनीर की बात कर लेते हैं, है ना, फल की भी बात कर लेते हैं। ये सब चीज़ में क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। लेकिन प्रोटीन का मुख्य स्रोत बोल दें तो सोयाबीन ऑप्शन में तो सोयाबीन मारना, अन्यथा क्या मारना है, दाल ऑप्शन में रहेगा तो दाल। ठीक है साथियों, इसी पर ये शरीर का निर्माण करता है। यदि प्रोटीन की कमी हो जाए तो रोग कौन सा होता है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो हम कहेंगे मरसमस, क्या बोलेंगे, मरसमस और क्वासियोरकर, ये रोग होता है प्रोटीन के कमी से। ठीक है साथियों, इसमें शरीर सूख जाता है। ठीक है, मैं अगले भोजन में लेकर के चलता हूँ। तो लगभग सभी लोगों को दाल और सोयाबीन का चीज़ें सब्जी और मिल जाता है, तो लगभग प्रोटीन की प्राप्ति हमारे शरीर को हो जाता है। ये हमारे शरीर के निर्माण के लिए अति आवश्यक है, शरीर का वृद्धि विकास के लिए। हमारे शरीर यदि वृद्धि करेगा, इसके लिए प्रोटीन अति महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। ठीक है, इसके बाद तीसरा और सबसे मुख्य जो है वो है क्या, नियंत्रक। कौन सा भोजन, नियंत्रक। इसको हम रेगुलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेगुलेटर्स। आपने किसी सिलेंडर में रेगुलेटर देखा होगा, और उसका कार्य ना तो कम रहना ना ही ज़्यादा रहना। इसी प्रकार से नियंत्रक भोजन के अंतर्गत आता है विटामिन। कौन सा आता है, विटामिन तथा खनिज। साथियों, ये यदि हमारे शरीर में कम ज़्यादा हो जाए तो बीमार पड़ जाते हैं। तो विटामिन खनिज अति महत्वपूर्ण होता है हमारे शरीर को निरोग रखने के लिए, यानी स्वस्थ रखने के लिए। यदि मैं विटामिन की बात करूं तो विटामिन विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होते हैं। हम बोलेंगे फल तथा सब्जियां। ठीक है, इसी के साथ यदि खनिज की बात करें तो खनिज आपको आयोडीन हो गया साथ में। ठीक है, पानी भी खनिज के अंतर्गत आता है। ये सब चीज़ हमारे शरीर में अनिवार्य होता है। ठीक है साथियों, तो हम अभी विटामिन का बात कर लेते हैं। ठीक है, यदि हम बात करें विटामिन का, विटामिन साथियों होता है दो प्रकार का। एक होता है जल में घुलनशील, दूसरा होता है वसा में घुलनशील। साथियों, याद कैसे रहेगा, हालांकि विटामिन को हम ए, बी, सी, डी, ई और के, ये मुख्य विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के हो गया। बी का अनेकों भाग होता है, डी का भी खोज हो गया, D7 तक। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि हम बात करें तो यदि ये 6 विटामिन में से कौन जल में घुलनशील है, कौन वसा में घुलनशील है, यानी जल में घुल जाने वाला और वसा में घुल जाने वाला। जरा याद कीजिए दोस्तों, यदि मैं आपको बोलूँ कीड़ा को आप पानी में घुला सकते हैं, क्या कीड़ा पानी में मर जाएगा, तो बिल्कुल नहीं। कीड़ा किस में मरने वाला है, कीड़ा वसा में मरने वाला है। हम बोलेंगे KEDA, यानी KEDA को क्या पढ़ेंगे, कीड़ा पढ़ेंगे। इस तरह से क्या पढ़ेंगे, कीड़ा। तो कीड़ा आपका कहाँ घुलने वाला है, वसा में घुलने वाला है। बाकी जो बच गया बी और सी, वो कहाँ घुलने वाला है, जल में। ठीक है साथियों, अब क्या करते हैं हम, सभी विटामिनों से होने वाली रोग और उनका स्रोत के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, यदि मैं बात करूं, यहाँ लिख देता हूं विटामिन और यहाँ लिख देता हूं रोग, और हम लिख देते हैं यहाँ पर स्रोत। यदि पहला विटामिन ए की बात करें, ए से जो रोग होता है वो होता है रतौंधी। कौन सा रोग होता है, रतौंधी, जो आंखों पर उजला धब्बा हो जाता है। इसका प्रमुख स्रोत का बात करें तो गाजर हो गया, और अन्य फल की बात करें, अन्य फल और सब्जियां से मिल सकता है। ठीक है, उसी प्रकार से यदि बी की बात करें, इसका रासायनिक नाम भी हालांकि आपके सिलेबस के अनुसार नहीं है, लेकिन रासायनिक नाम भी आप विटामिन ए का रेटिनॉल है। ठीक है, इस तरह से विटामिन हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है तो वो ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो विटामिन बी, और बी की कमी से होता है बेरी। कौन सा रोग होता है, बेरी।
कई साथियों को लगता होगा ये बेरी बेरी क्या है। तो बेरी बेरी रोग होता है अपंगता, हम इसको कहते हैं। आपने सुना होगा लकवा मारता है तो शरीर अपंग हो जाता है, उसी को हम कहते हैं बेरी बेरी। ठीक है, आपको ये भी मिलने वाला है फल में। किसमें? फल में। ठीक है, दूध तो लगभग सभी, दूध इसके लिए भी अनिवार्य है, दूध इसके लिए भी अनिवार्य है। दूध में सभी प्रकार का विटामिन होता है, इसीलिए दूध को हम संपूर्ण भोजन भी कहते हैं। यदि सी की बात करें, सी से आपको होता है स्कर्वी, मसूड़े से खून जाना। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक और रोग होता है, जो होता है घाव नहीं भरता है। घाव नहीं भरता है। रक्त का रुकना अलग बात है, घाव भरना अलग बात है। आपको यदि घाव हो गया, वो ठीक नहीं होगा यदि विटामिन सी का क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा तो। ठीक है, तो विटामिन सी का यदि कमी हो गया तो घाव नहीं भरेगा। और स्कर्वी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और ठीक है, इसका स्कर्वी का नाम क्या है, रासायनिक नाम है। और खट्टे फलों की यदि बात करें, खट्टे फलों में ये पाया जाता है। मुख्य रूप से बात करें आंवला, आंवला इसको औषधि वाला पौधा भी बोलते हैं। आंवला हो गया और नींबू हो गया, संतरा हो गया, इसमें विटामिन सी होता है। कच्चे आम की बात करें, इसमें विटामिन सी होता है। ठीक है, यदि डी की बात करें, तो डी एक ऐसा विटामिन है जो हार्मोन की तरह व्यवहार करता है। हार्मोन की तरह व्यवहार यानी एक ऐसा विटामिन जो हार्मोन भी है। इसका निर्माण शरीर स्वयं कर लेता है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में शरीर में स्वयं निर्माण होता है। ठीक है, और ये भी आंत में होता है। ठीक है, कहाँ पर? आंत में। यदि हम बात करें इसकी कमी से कौन सा रोग होगा, इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है, जिसे हम सूखा रोग भी कहते हैं। इसमें शरीर सूखने लगता है, तो यानी सूर्य प्रकाश से शरीर निर्माण कर लेता है। सूर्य प्रकाश से शरीर क्या करता है, निर्माण कर लेता है। ठीक है, यदि अगला विटामिन की बात करें ई की, तो ई विटामिन के बारे में यदि मैं बोलूं तो ई से होता है जो बांझपन होता है, यानी हम कह सकते हैं नपुंसकता। तो ये अंकुरित बीज और फल सब्जी आदि। विटामिन के जो बहुत महत्वपूर्ण है, इससे क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। रक्त का थक्का नहीं जमता है। और ये आपको पालक साग में और विभिन्न प्रकार के फल और सब्जियों में। ठीक है साथियों, रक्त का थक्का जमने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। जैसे एक रोग होता है हीमोफीलिया, और ये अनुवांशिक रोग है। कौन सा रोग? अनुवांशिक रोग। इनसे भी रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, पहला। दूसरा, विटामिन की बात करें तो के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। यदि रक्त की संघटक की बात करें, प्लेटलेट्स की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है साथियों, ये आपका यदि अनुवांशिक रोग की बात करें, हीमोफीलिया हो गया, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। और विटामिन की बात करें तो के हो गया। और रक्त संघटक की बात करें तो प्लेटलेट से रक्त का थक्का नहीं जमता है। साथियों, ये वीडियो आपको यदि पसंद आया हो तो आप सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए, इससे मोटिवेशन बना रहेगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी प्रकार के नए वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।